नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आपने अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी होगी क्योंकि दिवाली अभी ख़त्म हो चुकी है और अभी हमें बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग जाना है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ रहे थे इकाई 2, जो कि मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस की आत्मा है। इसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस यूनिट के साथ आपको यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लगातार इसके साथ ही लेकर चलना है, इनके साथ ही पढ़ना है, क्योंकि आगे वाली यूनिट की जितनी भी कथाएं, कादम्बरी, उपन्यास हैं, इन सभी का जो संबंध है हमारे यूनिट 2 से ही संबंधित है। ये पूरी जानकारी जो है यूनिट 2 में दी हुई, यह एकदम बेसिक है। इसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आने वाले यूनिट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब तक हमने इस यूनिट के इकाई 2 के जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हम पढ़ रहे थे उसके 3 भाग देख लिए हैं और आज का भाग हमारा चौथा भाग होगा। दोस्तों, कल तक हमने जो पढ़ा प्रसाद के हिंदी नाटक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक, यानी कि प्रसाद के बाद वाले हिंदी नाटक। तो आइए चलते देखते हैं प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटक। हिंदी नाटकों के विकास का जो आरंभ भारतेंदु युग में हुआ था, वह प्रसाद युग में पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा और हिंदी नाटक साहित्य समृद्ध हुआ। इसलिए नाटकों के इतिहास का आकलन प्रसाद को ही केंद्र में रखकर किया जा सकता है। प्रसाद के समय में तथा उसके बाद कई नाटककारों ने हिंदी नाटक साहित्य को समृद्ध किया, जिनमें लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास, राम कुमार वर्मा तथा भुवनेश्वर प्रसाद आदि प्रसिद्ध है। आगे बताया है नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी के बारे में। मेरी आपसे ये विनंती है कि कृपया आप एक एक नाम लिखकर उसके नोट्स बनाते चले। आगे जो नाटककारों के नाम दिए हैं उसमें पहला नाम है हरिकृष्ण प्रेमी, जिनके बारे में बताया गया है कि हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों में राष्ट्रीयता और नैतिक चेतना को अधिक महत्व दिया गया। नाटक के क्षेत्र में उनकी रक्षाबंधन, आहुति, स्वप्नभंग, उद्धार, प्रतिशोध, बंधन और मित्र आदि कृतियां प्रमुख हैं। तो कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। तो इसमें नाटकों के नाम बताइए हैं: रक्षाबंधन, आहुति, स्वप्नभंग, उद्धार, प्रतिशोध, बंधन और मित्र। आगे है, प्रेमी जी ने अपने नाटकों में सामाजिक यथार्थ को संयत रूप में उपस्थित किया है। जनता के हृदय में राष्ट्रप्रेम की पावन प्रेरणा जागृत करने के लिए परतंत्रता के विनाश के साथ साथ हिंदू ऐक्य की आवश्यकता की प्रतीति भी नाटकों के माध्यम से कराई गई है। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कृपया नोट करते चलिए एक एक नाटककार का नाम। आगे दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाम। लक्ष्मी नारायण मिश्र समाज के सीधे नाटकों को जोड़कर कई समस्याओं के परिष्कार का प्रयत्न रंगमंच द्वारा किए जाने के कारण लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटक का सूत्रधार माना जाता है। कृपया नोट कर लीजिए कि समस्या नाटक का सूत्रधार किसे माना जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन में दिए गए नाटककारों के नाम में से लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका एक नाटक हमारे सिंदूर की होली नाम का जो नाटक है वह हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों में सामाजिक संबंधों का यथार्थ अंकन और सामाजिक विद्रूपताओं के हल का प्रयत्न दिखाई देता है। प्रख्यात नाटक सिंदूर की होली में मनुष्य की धन लिप्सा के जघन्य कर्म में प्रवृत्त पात्र के साथ नारी हृदय और विशालता का वर्णन हुआ है। सन्यासी नाटक में सहशिक्षा की समस्या के साथ राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश हुआ है। कृपया नोट करें, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का दूसरा नाटक है सन्यासी, जिसमें सहशिक्षा की समस्या के साथ यह विषय है, सहशिक्षा। आगे दिया है, उसी प्रकार जहाँ राक्षस का मंदिर, आधी रात, राजयोग, मुक्ति के रहस्य में सामाजिक पक्ष के अनेक पहलुओं का चित्रण हुआ है। कृपया नोट करें, राक्षस का मंदिर, आधी रात,
राजयोग, मुक्ति के रहस्य। ओके, आगे है वही नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गरुड़ ध्वज तथा दशाश्व मेघ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। इन्हें भी नोट कर लीजिए कि नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गरुड़ ध्वज तथा दशाश्व मेघ। तो देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी के कौन कौन से नाटकों का यहाँ पर नाम दिया है। कृपया एक बार फिर से देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों में सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, आधी रात राजयोग, मुक्ति के रहस्य, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गरुड़ ध्वज तथा दशाश्व मेघ। आगे दिया है अतः प्रसाद जी की ऐतिहासिक शैली को सुधारित सामाजिक धुरी से जोड़ने के लिए लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक साहित्य विशेष महत्व रखता है। आगे दिया है सेठ गोविंददास जी के बारे में, जो कि पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्रों से विषय चयन करते हुए नाटककार सेठ गोविंददास जी ने कई हिंदी नाटकों की रचना की है। सेठ जी ने अपने समस्या नाटकों के माध्यम से देश, समाज और वैयक्तिक समस्याओं की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। राजनीति से भी प्रत्यक्ष संबंध रखने के कारण सेठ जी ने राजनीतिक विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण कुशलतापूर्वक किया है। कृपया नोट करें कि पूछा जा सकता है इनमें से कौन से नाटककार राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध रखते थे। तो ऑप्शन में होगा तो हमारे सेठ गोविंददास जी। आगे दिया है प्रकाश, सेवापथ और सिद्धांत स्वातंत्र्य सेठ गोविंददास के प्रकाशित सामाजिक राजनीतिक नाटक हैं। कृपया नोट करें, सेठ गोविंददास जी के नाटकों के नाम दिए हैं प्रकाश, सेवापथ, सिद्धांत स्वातंत्र्य। इन्होंने लगभग 80 नाटकों की रचना की है। इसे भी नोट कर लीजिए कि सेठ गोविंददास जी ने इनमें से कितने नाटकों की रचना की है। तो उत्तर होगा 80 नाटकों की रचना की है। आगे है रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि नाटक लिखकर इन्होंने जीवनी परक नाटकों का सूत्रपात किया है। कृपया नोट करें, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जीवनी परक नाटकों की रचना सेठ गोविंददास ने की है। एक है रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महाप्रभु वल्लभाचार्य। आगे दिया है पंडित उदय शंकर भट्ट के बारे में। प्रसादोत्तर युगीन प्रमुख नाटककारों में पंडित उदय शंकर भट्ट का प्रमुख स्थान है। भट्ट जी के अधिकांश नाटक पौराणिक कथाओं से संबंध रखते हैं। दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द और मानवीय संवेदनाएं उनके नाटकीय कथांश के प्रमुख अंग हैं। कृपया नोट करें कि पौराणिक कथाओं में से संबंध रखने वाले इनमें से कौन से नाटककार हैं। तो पंडित उदय शंकर भट्ट। आगे है दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द आदि मानवीय संवेदनाएं उनके नाटकीय कथांश के प्रमुख अंग हैं। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन आदि के संघर्षों में आधुनिक जाति प्रथा को वे इंगित करते हैं। पौराणिक नाटक माध्यम से उन्होंने नई समस्याओं को प्रस्तुत किया है। विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, शुक विजय, विश्वामित्र, मत्स्यगंध आदि इनके प्रमुख नाटक है। कृपया नोट करें, प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए नाटकों में से पंडित उदय शंकर भट्ट जी के नाटकों का चयन कीजिए। तो इसमें एक है विक्रमादित्य, दूसरा है मुक्तिपथ, तीसरा शुक विजय, चौथा विश्वामित्र और पांचवा है मत्स्यगंध। पौराणिक संदर्भों को लेकर प्रसाद जैसे काव्यमय वातावरण की सृष्टि करते हुए पद्यात्मक अलंकार शैली में उन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। आगे दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रसाद की ऐतिहासिक शैली में बुद्धिमत्ता को महत्व देते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृश्य काव्यों की रचना की है। ऐतिहासिक कथावस्तु में के मार्मिक स्थलों को इन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया है। ध्वनि नाटकों को दृष्टि में रखकर इन्होंने इसके उपयुक्त शैली में अपनी नाटक रचनाओं का लेखन किया है। एक है सप्तकिरण, दूसरा है रंगरूप, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि और अग्निशिखा।
कृपया इन्हें नोट कर ले। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों के नाम यहाँ दिए हैं। एक है सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, रजत रश्मि और अग्निशिखा। यह इनके बहुचर्चित नाट्य कृतियाँ हैं। अग्निशिखा नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त चाणक्य के परस्पर संबंधों पर आधुत भावना मुक्त बुद्धि प्रधान चमत्कारपूर्ण संवाद शैली का उपयोग किया है। प्रायः इन्होंने राजपूत शासन की विखंडित एकता के परिदृश्य में भारतीय एकता को मजबूत करने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से नाटककार ने राजपूत शाखा की विखंडित एकता के परिदृश्य में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश दिया है। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे दिया है उपेंद्रनाथ अश्क जी। सामाजिक नाटकों के द्वारा उपेंद्रनाथ अश्क ने युग जीवन की कई समस्याओं को अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जय पराजय, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, भंवर तथा पैंतरे, यह इनकी नाटकें हैं। कृपया नोट कर लीजिए। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम यहाँ पर दिए हैं। जय पराजय, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी। यह जो अंजो दीदी नाटक है यह हमारे नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। और आगे है भंवर तथा पैंतरे, इनके प्रसिद्ध नाटक है। उनके नाटक छठा बेटा में अर्थ प्रधान सामाजिक रिश्तों पर करारा व्यंग किया गया है। कैद और उड़ान एक दूसरे के पूरक नाटक हैं। कैद में जहाँ सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई नारी का चित्रण हुआ है, तो उड़ान में रूढ़ियों को तोड़कर स्वतंत्र वातावरण में सांस लेती नारी का चित्रण हुआ है। अंजो दीदी नाटक को अश्क जी की प्रौढ़तम रचना कहा जा सकता है, जिसमें अंजो दीदी की आवश्यकता से आधुनिक अनुशासन की तुलना यांत्रिक प्रवृत्ति से की गई है। कृपया नोट कर लीजिए कि अंजो दीदी इस नाटक में आवश्यकता से अधिक अनुशासन की तुलना यांत्रिक प्रवृत्ति से की गई है। अश्क जी ने मंच के अनुकूल सामाजिक नाटकों की सृष्टि करके नाट्यकला को यथार्थ के साथ जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। आगे दिया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण नाम के दो नाटककार आए हैं। एक का नाम केवल लक्ष्मी नारायण मिश्र है, जो कि समस्या प्रधान नाटक के सूत्रधार माने जाते हैं और जिनकी प्रमुख रचना है सिंदूर की होली, जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और यह दूसरे नाटककार है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों ने विकास के कई पड़ाव को पार किया है। समय समय पर विषय वस्तु और मंचन के कई अभिनव प्रयोग हुए हैं। ऐसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल प्रमुख हैं। इन्होंने अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, मिस्टर अभिमन्यु जैसे सुंदर सशक्त नाटकों की रचना की है। कृपया नोट कर ले। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित नाटकों के नाम दिए हैं। एक है अंधा कुआं, दूसरा है मादा कैक्टस, तीसरा रक्तमाल, चौथा है मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु आधुनिक संदर्भों में महाभारत के प्रसंग को लेकर चलता है। अंधा कुआं भी नवीन प्रयोग से युक्त ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया है, जिनमें नाटक की नायिका भगवती एक ही साथ नायिका और खलनायिका की भूमिका निभाती है। कृपया नोट करें, पूछा जा सकता है कि किस नाटक की नायिका भगवती एक ही साथ नायिका और खलनायिका की भूमिका निभाती है। तो हमारे उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इनके नाटकों में। आगे दिया है सूखा सरोवर, एक गीति नाटक है और रात रानी नाटक में डॉक्टर लाल ने आधुनिक संदर्भ में पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण किया है। अतः स्वातंत्रोत्तर परिदृश्य में डॉक्टर लाल ने विशिष्ट नाटकों की रचना करके हिंदी नाटक को समृद्ध किया है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे गए नाटकों के नाम। एक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, मिस्टर अभिमन्यु। और
और है सूखा सरोवर, यह उनका गीति नाटक है। और रात रानी, यह भी उनका एक नाटक है। आगे दिया है मोहन राकेश। आधुनिक हिंदी नाटक साहित्य की विकास परंपरा में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके तीनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे का बार बार होने वाला मंचन मोहन राकेश की नाट्य प्रतिभा को रेखांकित करता है। कृपया नोट कर ले कि मोहन राकेश के प्रमुख तीन कौन से नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, प्रेरणा और रचना प्रक्रिया से जुड़ी हुई नाट्य रचना है। लहरों के राजहंस अश्वघोष के सौंदर्यानंद को आधार बनाकर लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन जहाँ रोमानी भावनाओं से भरा हुआ है, वही लहरों के राजहंस वर्तमान मानव की अनिश्चितमयता प्रवृत्ति का सुंदर दिग्दर्शन करता है। इनका तीसरा नाटक आधे अधूरे सामाजिक संबंधों की विसंगतियों का नाटक है। इसमें चित्रित एक मध्यम वर्गीय परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आधा अधूरा महसूस करता है। तो इन दिए गए नाटकों में से आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, यह मेरे नेट की सिलेबस में लगी हुई है। आगे दिया है व्यक्तिमत्व की अपूर्णता, पात्रों के आकर्षण विकर्षण की अनिवार्य स्थिति का सुंदर प्रभावात्मक चित्रण आधे अधूरे नाटक में चित्रित हुआ। इन सभी नाटकों के संवादों और प्रस्तुति में अनुपम प्रयोग किए गए हैं। ऐतिहासिक कलेवर में बंधे पात्र आधुनिक जनजीवन की सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए दर्शकों को अपने आकर्षण पाश में सहज ही बांध लेते हैं। यद्यपि नाटकों के कथ्य पर आक्षेपों की कमी नहीं है, फिर भी अपने सुंदर कथ्य और शैली की नवीनता और प्रासंगिकता से ये नाटक हिंदी नाटक साहित्य में मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। इन नाटककारों के अतिरिक्त अभिनव हिंदी नाट्य यात्रा कई प्रतिभा संपन्न लेखकों का योगदान रहा है, जिनमें धर्मवीर भारती, कृपया नोट करें, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग, जो कि हमारे नेट सेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, जिसमें गीति नाट्य के प्रमुख प्रयोग से महाभारत की घटना को कथ्य बनाया गया है। इसमें कृष्ण के दार्शनिक, राजनीतिक और ईश्वर रूप का दर्शन कराया गया है। इस प्रकार भारतेंदु युग से कई पड़ावों को पार करता हुआ आज का हिंदी नाटक जनमंच के रूप में अवतरित हो रहा है और नाट्य विधा के नवीन प्रयोग नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दर्शकों को भी नाटक का अभिन्न स्वाभाविक अंग बनाया रहा है। आगे है हमारे सिलेबस में हिंदी एकांकी उसकी विकास यात्रा। आइए देखते हैं एकांकी की परिभाषा एवं स्वरूप। एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। शीत प्रगति और संक्षिप्तता इसके प्राण तत्व है। एकांकी नाटक गद्य साहित्य की एक स्वतंत्र विधा है और इसकी रचना में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण साहित्य शास्त्रियों ने इसे सर्वथा एक नवीन विधा माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के विचारानुसार एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। उनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से संयपन करती है हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। इनमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। इसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं होती। इस प्रकार से एक एक लेखक ने अपनी अपनी परिभाषाएं एकांकी के बारे में दी हुई है। इस अभी के पाठ्यक्रम के लिए तो यह परिभाषाएं पढ़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, पर आगे है एकांकी के तत्व। इसे नोट कर ले कि एकांकी के 7 प्रमुख तत्व हैं।
कृपया नोट कर ले। एकांकी के 7 प्रमुख तत्व है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एकांकी के प्रमुख तत्व है। यहाँ पर 7 दिए हुए हैं। ऑप्शन में इतना बड़ा विस्तारित नहीं पूछा जाता है, हो सकता है वहाँ पर 5 ऑप्शन दे। तो अगर आपने ये 7 पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर सही ढंग से दे सकते हैं। तो एकांकी के 7 प्रमुख तत्वों के नाम दिए हैं। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, अभिनय एवं रंगमंच निर्देश। आगे है एकांकी के प्रकार। कृपया नोट करते चले। जो जो महत्वपूर्ण है केवल मैं वही बताते हुए जाऊंगी। हम सभी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर बहुत अधिक ध्यान देना है। तो एकांकी के प्रकार दिए हुए हैं। कथावस्तु, उद्देश्य, अभिव्यंजना, शैली, मूल प्रवृत्तियों तथा तकनीकी की दृष्टि से एकांकी के कई भेद किए जा सकते हैं, किंतु उनमें से प्रमुख हैं: 1. सामाजिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, मोनोड्रामा, स्किट, फैंटेसी, फीचर, रेडियो एकांकी। कृपया नोट कर ले। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से एकांकी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामाजिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, मोनोड्रामा, स्किट, फैंटेसी, फीचर, रेडियो एकांकी। आगे पढ़ते हैं। एकांकी नाटक का उद्भव। आधुनिक एकांकी का जन्म यूरोप में हुआ था। कृपया नोट कर लीजिए कि एकांकी का उद्भव कहाँ हुआ था। तो यह यूरोप में हुआ था। बड़े नाटक के आरंभ से पहले छोटे नाटक दर्शकों के मन बहलाने के लिए खेले जाते थे। इन्हें कर्टेन रेजर कहा जाता था। कृपया नोट कर ले कि छोटे पर्दों में प्रदर्शित होने वाले छोटे नाटक को क्या कहा जाता था? कर्टेन रेजर। सन 1930 में बड़े नाटक के मंचन के पहले प्रवेशिका में रूप में डब्ल्यू जेकब द्वारा लिखित मंकीज पॉ, बंदर का पंजा शीर्षक कहानी के आधार पर लुई पार्कर का लिखा एक कर्टेन रेजर प्रस्तुत किया गया। कृपया नोट कर ले। मंकीज पॉ शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? लुई पार्कर। इस लघु नाटक का प्रभाव दर्शकों पर इतना पड़ा कि कई लोग मुख्य नाटक को देखे बिना ही चले गए। तब से कर्टेन रेजर एकांकी के रूप में एक स्वतंत्र विधा के रूप में साहित्य के क्षेत्र में आसन जमाकर बैठ गया। ब्रिटिश ड्रामा लोग की ओर से सन 1826 में चलाई जाने वाली एकांकी प्रतियोगिताओं ने एकांकी नाटक के विकास में और उसके स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे है हिंदी एकांकी, उसका उद्भव और विकास। कृपया नोट करते चले। हिंदी एकांकी पर पाश्चात्य प्रभाव है। हिंदी एकांकी का उद्भव आधुनिक काल में हुआ है। हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। विद्वानों का एक दल हिंदी एकांकी का उद्भव काल सन 1873 मानते हैं। कृपया नोट करें। हिंदी एकांकी का काल कौन सा है? सन 1873। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत प्रेम योगिनी, नील देवी, विशेषौषधम पौषधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत जननी, सती प्रताप आदि एकांकी लिखे गए। कृपया नोट कर ले। भारतेंदु जी के नाटकों के यहाँ नाम दिए हैं। प्रेम योगिनी, एकांकियों के नाम दिए हैं प्रेम योगिनी, नील देवी, विषपौषधर्म, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत जननी, सती प्रताप आदि एकांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए। विद्वानों का दूसरा दल मानता है कि जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट एकांकी सन 1929 में हिंदी एकांकी का शुभारंभ हुआ है। कृपया नोट कर ले। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट एकांकी कौन से वर्ष में लिखी गई? सन 1929। विद्वानों का तीसरा दल मानता है कि एकांकी का प्रारंभ डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु एकांकी से द्वारा हुआ है। इस पर पाश्चात्य प्रभाव है।
कृपया नोट कर ले। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु। एकांकी का नाम क्या है? बादल की मृत्यु। आगे है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को हम निम्न 4 युगों में विभाजित कर सकते हैं। एक है भारतेंदु युग 1870 से लेकर 1905, द्विवेदी युग 1905 से लेकर 1924, प्रसाद युग 1925 से लेकर 1947, स्वातंत्र्योत्तर काल 1948 से लेकर अब तक। भारतेंदु युग में एकांकी नाटक का प्रारंभिक युग दिखाई देता है। इस युग में मुख्यतः 4 प्रकार के एकांकी लिखे गए: सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और हास्य। कृपया नोट करें कि भारतेंदु युग में मुख्यतः कौन सी 4 प्रमुख एकांकियाँ लिखी गई। उनमें से एक है सामाजिक, दूसरी राष्ट्रीय, तीसरी धार्मिक और चौथी है हास्य एकांकी। इस युग के एकांकियों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि इस युगीन एकांकियों पर बंगला नाटक और पारसी रंगमंच का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी कि शुरू के दौर में जब नाटक हुए तो उनमें बांग्ला भाषी प्रमुखतः दे और पारसी भाषा में प्रमुखतः नाटक किए जाते थे। इस युगीन प्रमुख एकांकीकारों में सर्वश्री भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि उल्लेखनीय हैं। कृपया नोट करें। इस युगीन प्रमुख एकांकीकारों में सर्वश्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युगीन एकांकीकारों के नाम इनमें से कौन से है, पहचान कर लिखिए। तो भारतेंदु युगीन एकांकीकारों में भारतेंदु जी के साथ साथ श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन नाम से जाना जाता है। आगे है द्विवेदी युगीन एकांकी पर अंग्रेजी तथा बांग्ला का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमें मुख्यतः सामाजिक, व्यंग्यात्मक, राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले, धार्मिक, पौराणिक और अनुदित एकांकी लिखे गए। इस काल के प्रमुख एकांकीकारों में सर्वश्री बद्री नारायण भट्ट, जी.पी. श्रीवास्तव, रूपनारायण पांडेय, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन पांडेय, बेचन शर्मा उग्र, राधेश्याम कथावाचक आदि महत्वपूर्ण हैं। आगे दिया है जयशंकर प्रसाद युगीन एकांकीकारों में सूर्य किरण पारिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा एवं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र आदि उल्लेखनीय है। आगे दिया है विषयों में विविधतापूर्ण एवं वैविध्य, टेक्निक संबंधी अनेकानेक प्रयोग, पुरुष पात्रों का आधिक्य, स्वगत कथनों का समायोजन, भावुकता के स्थान पर वैचारिकता और मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद, अवचेतन मन की व्याख्या आदि इस युगीन एकांकियों की विशेषताएं हैं। इस युगन प्रमुख एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली, अमृतलाल नागर, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, प्रभाकर माचवे, जयनाथ नवीन, प्रेम नारायण मदन, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, सत्येंद्र शरद आदि प्रमुख नाम है। निष्कर्ष में बताया है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी एकांकी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। रेडियो में कई नई एकांकियां प्रसारित हो रही है, जिनकी चर्चा रेडियो एकांकी के अंतर्गत अलग से हम कर सकते हैं। आज नुक्कड़ नाटक, ओपन थिएटर यानी कि खुला रंगमंच आदि को लोकप्रियता प्राप्त है। इस रूप में हिंदी एकांकी जनजीवन से अधिकाधिक जुड़ रही है। स्वातंत्र्योत्तर एकांकी के शिल्प विधान में भी क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत हुए हैं। आगे पाठ का सार दिया हुआ है,
जो कि मुझे लगता है इसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें आगे पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर अभ्यास दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनकी संख्या कोष्ठक में लिखिए। प्रश्न दिया है, एक जगदीश चंद्र माथुर का संबंध इससे था। एक नाटक, दो नुक्कड़ नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा है रेडियो एकांकी। तो इसका सही जवाब है नाटक। आगे पूछा है प्रश्न 2, डॉक्टर यह मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। कितनी नावों में कितनी बार, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रावली, करुणालय। तो इनमें से मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि हमारे नेट सेट JRF की सिलेबस में दिया गया है। इसमें से कितनी नावों में कितनी बार, यह अज्ञेय की कविता है। चंद्रावली यह हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, और जो करुणालय है यह प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी का संबंध इस काल से है। एक है मुगल काल, गुप्त काल, ब्रिटिश काल या पौराणिक काल। इसका सही उत्तर है गुप्त काल। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में यह है, एक राष्ट्रीयता नैतिक चेतना, दो उपदेशात्मकता, तीसरा है काव्यात्मकता, चौथा है राजनीति। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटकों में राष्ट्रीयता नैतिक चेतना है। आगे प्रश्न 5 है, इन्होंने राजपूत शासन की विखंडित एकता के परिदृश्य में भारतीय एकता को मजबूत करने का संदेश दिया है। ऑप्शन 1 है सेठ गोविंददास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 3 लक्ष्मी नारायण मिश्र, 4 है अरिगपुड़ी। तो इसमें दिया है सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे पूछा है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। नाटक एवं एकांकी दृश्य काव्य भी हैं, श्रव्य काव्य भी। तो इसका सही उत्तर है हाँ, क्योंकि नाटक एकांकी यह दृश्य काव्य भी है और श्रव्य भी, यानी कि एक ही समय में हम उसे देखकर सुनकर समझ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न की तैयारी करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। मैं आपको ये जो अभ्यासक्रम वगैरह है ये इसीलिए दिखा रही हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर आज की परीक्षा में 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कहे गए सत्य कथनों को चुनिए और दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। तो इस प्रकार की ये जो पंक्तियाँ है दी जा सकती है, जिनमें से हमें सही या गलत का चुनाव करना पड़ता है। आगे दिया है प्रेमचंद्र हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार थे, नहीं। आगे है हिंदी नाटकों का वास्तविक प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है, उत्तर है हाँ। जयशंकर प्रसाद ने मुख्यतः पौराणिक नाटकों का प्रणयन किया है, उत्तर है हाँ। हिंदी एकांकी की विकास यात्रा में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विशिष्ट योगदान है। तो इसमें भी उत्तर है हमारा नहीं। आगे प्रश्न पूछा है वर्ग क का वर्ग ख के साथ मिलान कीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, इनकी नाटक का नाम दिया है अग्निशिखा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी। चौथा है धर्मवीर भारती, जिनका नाटक है अंधा युग। और 5वां है मोहन राकेश, जिनके नाटक का नाम है लहरों के राजहंस। कृपया इन सभी को नोट करें। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आलोचना, जो कि हमारे इसी हिंदी साहित्य की गद्य विधा में दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसे अच्छे से आप देखें और समझें। प्रस्तावना में दिया गया है कि आलोचना भी साहित्य के अन्य रूपों की भांति एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है, इसीलिए इसे हमारे सिलेबस में दिया गया है ताकि हम भिन्न भिन्न तरह के आलोचकों को जानें, उन्हें पढ़ें और समझें। आलोचना का स्वरूप जीवन को के मूल स्वरूप के प्रत्येक परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। प्रत्येक युग में परिवर्तित होने वाला रूप आलोचना के इसी तथ्य की पुष्टि करता है। भक्तिकालीन ग्रंथों के संदर्भ में हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप मिलता है। कृपया नोट करके चले कि भक्तिकालीन ग्रंथों के संदर्भ में हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया जा सकता है भक्तिकालीन ग्रंथ। तो हमारा सही उत्तर होगा भक्तिकालीन ग्रंथ।
उदाहरण के लिए बताया गया है, जैसे सूर सूर तुलसी ससी। आधुनिक युग के साहित्य चेतना पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के साथ हिंदी आलोचना के मौलिक स्वरूप का आविर्भाव हुआ, जिसका सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों से सरस्वती नामक पत्रिका की बागडोर जैसे ही सन 1903 में के आसपास संपादक के रूप में आई, तभी से पट परिवर्तन होने लगा। हिंदी आलोचना ने लोकप्रियता प्राप्त की तथा विकास भी किया, साथ ही इसे गति एवं दिशा भी मिली। हिंदी आलोचना के लिए छायावादी युग अधिक उर्वर सिद्ध हुआ है। आलोचना के वास्तविक प्रसिद्ध युग में आकर प्राप्त की। छायावादोत्तर काल में सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आए। कृपया नोट कर ले कि छायावादोत्तर काल में सबसे पहले कौन से लेखक का नाम लिया गया है, तो वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, आलोचक। यह हमारे मुख्य आलोचक है। स्वातंत्रोत्तर काल के प्रारंभ में प्रयोगवाद के बाद की नई कविता के प्रादुर्भाव द्वारा आलोचनात्मक जागृति का जन्म हुआ। कुछ आलोचक स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। संभवतः आलोचना के रूप में प्रबलता सर्वाधिक स्वातंत्रोत्तर काल में रही। इस पाठ के बारे में जानकारी दी है, आलोचना का अर्थ दिया है। थोड़ा आगे देखते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना के स्वरूप की ओर संकेत करते हुए लिखा है, यदि हम साहित्य को व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या माना जाएगा। कृपया नोट कर ले। पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त कथन किस आलोचक द्वारा किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे यहाँ हिंदी आलोचना में आलोचना का अर्थ दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। आलोचना का अर्थ, आलोचना शब्द लोच धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है देखना। इसीलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। कुछ व्यक्ति इस शब्द का अर्थ केवल गुण कथन या केवल दोषानुसंधान ही समझ बैठे हैं, इसलिए आलोचना से पूर्व सम उपसर्ग को जोड़कर समालोचना शब्द भी प्रचलित किया गया है, जिसका अर्थ संतुलित दृष्टि से किसी रचना के गुण दोष का विवेचन है। आलोचना के अर्थ में एक शब्द समीक्षा भी प्रचलित है। इसके अनेक आलोचकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी है, जो अभी हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर दिए हैं आलोचना के गुण। यह मात्र आप नोट कर लीजिए कि इनमें से कौन से आलोचना के गुण हैं, पूछा जा सकता है। तो हमारे उत्तर है सहृदयता, विस्तृत ज्ञान, निष्पक्षता। कृपया नोट करें, सहृदयता, विस्तृत ज्ञान तथा निष्पक्षता। सहृदयता में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि सहृदयता निषेधात्मक और योगात्मक दोनों ही रूप में आवश्यक है। द्वेष, ईर्ष्या आदि से उसे रहित होना चाहिए। संवेदना सहृदयता का मुख्य अंग है। विस्तृत ज्ञान, यदि आलोचक का आलोच्य विषय तथा लोक और शास्त्र का व्यापक एवं सूक्ष्म ज्ञान न हो तो वह वर्ण विषय की बारीकियों को समझ ही नहीं पाएगा। उसका विषय के प्रति विस्तृत ज्ञान ही आलोचना की विविध अनुभूतियों प्रदान कर सकता है। आगे है निष्पक्षता, क्योंकि जो आलोचक है उसे निष्पक्षी भाव से ही अपना कार्य करना होता है, इसीलिए यह उसका गुण है। सहृदयता और निष्पक्षता के मेले के बिना, यहाँ पर चाहिए था मेल के बिना, आलोचक किसी कृति की आलोचना में न्याय नहीं कर सकता। आलोचक को न्यायाधीश के समान क्षीर निर्विवेकी होना चाहिए। आगे दिए है आलोचना के प्रकार, कृपया नोट करें। आलोचना के प्रकार दिए हैं, एक आचार्य पद्धति, दूसरा है टीका पद्धति, तीसरा शास्त्रार्थ पद्धति, सुक्ति पद्धति, खंडन पद्धति और लोचन पद्धति। आगे इसमें दिया है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्रों की आलोचना की विविध पद्धतियां जो प्रचलित है उन्हें स्थूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा है व्यवहारिक आलोचना। पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की आलोचना की पद्धतियां इनमें से कौन कौन सी हैं। एक है सैद्धांतिक आलोचना, दूसरी है व्यवहारिक आलोचना।
आगे दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना के प्रमुख भेद माने हैं। यह पूछा जा सकता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना के कितने भेद माने हैं, तो 4 भेद माने हैं। ऑप्शन में दिया जा सकता है 1, 2, 3, 4, तो हमारा उत्तर होगा 4 प्रमुख भेद माने हैं। इनके नाम भी दिए हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से डॉक्टर श्याम सुंदर दास के आलोचनात्मक भेद उन्होंने बताए हैं। एक है सैद्धांतिक समीक्षा, दूसरा निर्णयात्मक समीक्षा, तीसरा है आत्म प्रधान प्रभाववादी समीक्षा और चौथा है व्याख्यात्मक समीक्षा। आगे दिया है बाबू गुलाब राय ने 4 आलोचना पद्धतियां का भी उल्लेख किया है। यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने आलोचना की कितनी पद्धतियां बताई है, तो 4, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो हमारा सही उत्तर होगा 4। इन्होंने बताया है कि ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना तथा प्रगतिवादी आलोचना। आगे दिया है आलोचना का स्वरूप। यह इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यह जो है हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं संक्षिप्त में कि हिंदी की आलोचना का विकास का क्रम कैसे बढ़ते गया है। गद्य की अन्य विधाओं की भांति ही हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास भी आधुनिक युग में ही हुआ, परंतु डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कहना है कि आधुनिक काल के पूर्व भी हिंदी आलोचना के कुछ रूप प्रचलित थे जिनका संबंध संस्कृत काव्यालोचन से था। संस्कृत काव्यालोचन विशेष प्रकार से काव्य सिद्धांत के निरूपण में व्यक्त हुई है। कवि शिक्षा और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अतिरिक्त भाष्य, टीका, वर्तिका, तिलाका, वृत्ति आदि रूप है। प्रधानतया इसी प्रकार के आलोचना के रूप हिंदी साहित्य में भी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल में आलोचनात्मक साहित्य अधिक नहीं मिलता है। अधिकांश रचनात्मक साहित्य की ही सृष्टि हुई है। आलोचनात्मक साहित्य का प्रारंभ रीति युग में ही माना जा सकता है। कृपया नोट कर ले कि आलोचनात्मक साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना गया है, तो आलोचनात्मक साहित्य का प्रारंभ रीति युग से ही माना गया है। रीति युग में हिंदी आलोचना के प्रधानता के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो लक्षण ग्रंथों में इनमें काव्य निरूपण किया गया है, और दूसरा है सैद्धांतिक आलोचना मिलती है, और दूसरे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों और लक्षणों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों में टीका, वचनिका, तिलक आदि रूपों की व्याख्यात्मक आलोचना दिखाई देती है। रीतिकालीन अनेक लक्षण जैसे कि कवि प्रिया, कवि कल्पतरु, काव्य सरोज, काव्य निर्णय आदि सैद्धांतिक आलोचना के ही रूप है। कृपया नोट करें कि रीतिकालीन ग्रंथ, इनमें से कौन से रीतिकालीन ग्रंथों में सैद्धांतिक आलोचना के रूप है। एक है ऑप्शन में कवि प्रिया, कवि कल्पतरु, काव्य सरोज और काव्य निर्णय। दूसरे प्रकार के ग्रंथों में रामचरितमानस और बिहारी सतसई की टीकाएं तथा कुलपति, श्रीपति, चिंतामणि और सोमनाथ के द्वारा की गई वचनिका, वार्ता, तिलक आदि है। रीतिकालीन समीक्षा अधिकांश शास्त्रीय कोटि की है, जिनमें विभिन्न काव्य के सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति या सामान्य काव्य के संबंध में अपने विचारों को प्रकट किया गया है। आगे है पूर्ववर्ती युगों से कहीं कहीं हमें सुक्ति के रूप में भी समीक्षात्मक कथन मिलते हैं, जैसे तुलसी जी द्वारा लिखे तुलसी जी में दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार और भक्तिकाल में सूरदास आदि कवियों के संबंध में कह गए छप्पय। भारतेंदु युगीन आलोचना साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से प्रकाश में आई। आलोचना का सूत्रपात करने वाले प्रमुख पात्रों में कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र चंद्रिका हिंदी 1897, हिंदी प्रदीप 1835, 1889, आनंद कादम्बिनी 801, कवि व चित्रकार
1991, नागरी प्रचेरिणी पत्रिका 1893 उल्लेखनीय है। हरिश्चंद्र चंद्रिका के मुखपृष्ठ पर जहाँ अन्य कितने ही विषयों का उल्लेख है, वहाँ समालोचक संभूषित भी लिखा हुआ है, जिससे यह प्रकट होता है कि भारतेंदु ने ही समालोचना का प्रारंभ किया है। कवि वचन सुधा 1872 में हिंदी कविता नामक पहला आलोचनात्मक लेख भी उन्होंने लिखा था। कृपया नोट करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया पहला आलोचनात्मक लेख का नाम क्या है? कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1872। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए हम यह भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसका वाचन करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।